हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 10वां बोर्ड। ठीक है, जेक 10वां बोर्ड 2026 जो फाइनल जो एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पर 200 प्लस महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, MCQ मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, विज्ञान कक्षा 10। ठीक है, पूरे विज्ञान का निचोड़ जितना चैप्टर है ना, सभी चैप्टर से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। अगर आप पूरा क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेते हैं और पूरा वीडियो आप देख लेते हैं मेरा, ठीक है, बीच में स्किप नहीं करते हैं, पूरा देखिए, तो आप जो 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे फाइनल एग्जाम में, ठीक है, 30 में से यहाँ पर अगर बात करें तो 20 प्लस ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में आज यहाँ पर हम देखेंगे 200 प्लस महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑल चैप्टर, पूरे विज्ञान का निचोड़ यहाँ पर। ठीक है, अब बात यहाँ पर करें तो विषय सूची अगर देखें यहाँ पर तो टोटल अगर NCERT यहाँ पर देखें हम, जो पहले NCERT था तो टोटल यहाँ पर 16 चैप्टर था, लेकिन 3 चैप्टर हटा दिया है और बचा है 13 चैप्टर। ठीक है, 13 चैप्टर। अब 13 चैप्टर कौन कौन, तो देख लो यहाँ पर फिजिक्स में 4 चैप्टर है। ठीक है, और यहाँ बात करें केमिस्ट्री में 4 चैप्टर है, तो 4 4 8 हो गया, और जीव विज्ञान में 5 चैप्टर है, तो टोटल 13 चैप्टर हो गया। ठीक है, ओके। और जो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, सभी ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, चैप्टर वाइज हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक, तो चलिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। चैप्टर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। पहला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, देख सकते हैं PbO + C अभिकारक तरफ और उत्पाद तरफ Pb + CO2। ठीक, तो ये है उपचयन अपचयन का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, PbO लेड ऑक्साइड और प्लस कार्बन है, और एरो के बाद हम देख सकते हैं उत्पाद तरफ सिर्फ Pb बचा हुआ, इसका मतलब ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया। ठीक है, तो ये अपचयन हो गया पूरा, और C में जाके कार्बन में यहाँ पर O मिल गया तो CO2 हो गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यहाँ पर जो C है वो अपचयन, E उपचयन है। ठीक है, तो कार्बन यहाँ पर हो गया उपचयन और PbO हो गया अपचयन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कथन असत है, ये देखना है। तो पहला है कि शीशा अपचयित हो रहा है, शीशा नहीं पूरा होना चाहिए PbO। ठीक है, PbO होना चाहिए ना, लेड ऑक्साइड होना चाहिए, तो शीशा अपचयित हो रहा है, ये कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो पहला कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। दूसरा है कि कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित नहीं हो रहा है, केवल कार्बन हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कथन यहाँ पर क्या है, गलत है। तो 2 कथन यहाँ पर क्या हो गया, गलत हो गया, असत हो गया यहाँ पर A और B, तो हमें असत ही देखना था। C में है कि कार्बन उपचयित हो रहा, बात सही है, ये सत्य है। क्यों, क्योंकि कार्बन में ऑक्सीजन जाके यहाँ पर मिल जा रहा है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा, बिल्कुल ये बात सही है। क्यों, क्योंकि PbO से देख सकते हैं यहाँ पर कि ऑक्सीजन यहाँ से निकल के कार्बन के साथ जाके मिल जा रहा है यहाँ पर। तो C और D तो सत्य है, लेकिन A और B यहाँ पर गलत है। तो पहला ऑप्शन में है कि A और B एवं B, A एवं B बात सही है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो हम देख सकते हैं Fe2O3 + Al, एरो के बाद है Al2O3 है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं एल्युमिनियम जो है ना, Fe को, आयरन को हटा दिया गया है। ठीक है, और Fe को अलग ही रखती है, देख सकते हैं उत्पाद तरफ बेचारा अकेला रह गया ये। ठीक है, एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील तत्व है और आयरन को, Fe को हटा दिया है यहाँ। ठीक है, और उसका जगह ग्रहण कर लिया, तो हम कह सकते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया है।
ठीक है। जो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा के खुद अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा बच्चों, ठीक है। याद रखना डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन अभी हम यहाँ पर दे रहे हैं ऑल चैप्टर पूरे विज्ञान का निचोड़, यहाँ से 20 प्लस तो क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन जो है ना किताब में अगर हम देखें बुक में तो अभ्यास का क्वेश्चन है, और पहले अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे जेक बोर्ड अगर पूछेंगे तो पहले क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहीं से उठाएंगे, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तीसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, तीसरा आगे है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है वो हमें देखना है, ठीक है। तो जल के क्वथन पर जल वाष्प का बनना, ये तो भौतिक परिवर्तन है। द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, ठीक है। अगर पेट्रोलियम गैस दहन हो गया तो यहाँ पर हम देख सकते हैं नया पदार्थ बन जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है यहाँ पर। और द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन हो गया तो नया पदार्थ बन जाएगा इसमें। और सी है जल में लवण का विलय होना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भौतिक परिवर्तन है। बर्फ के गलन पर जल का बनना, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। बाकी यहाँ पर बी जो है ना ये है यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। तो भौतिक परिवर्तन नहीं था तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो देखना आपको ना। देखो सी ऑप्शन देखो तो उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ठीक है। ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। खुले में पेट्रोल रखना ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, बात यहाँ पर, ठीक है। और पहला है कि ये गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन का भंडारण, ये भी नहीं। वायु द्रवीकरण, ये भी नहीं है। उच्च सी ऑप्शन सही होगा, उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना, ये हो जाएगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन का यहाँ पर चौथा क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, पांचवा, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाँ, जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का मोलर अनुपात कितना है। तो मोलर अनुपात होता है 2:1, ये याद रखना, ठीक है। आगे नेक्स्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र तो बहुत आसान है, MgO होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, ठीक है। MgO याद रखना यहाँ पर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी सही होंगे, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है यहाँ पर देखना है। तो रासायनिक अभिक्रिया दही का बनना, जैसे दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से दही का बनना। भोजन का टूटना, किण्वित अंगूर दिया है, उपरोक्त सभी तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर है, ठीक है। चलिए अब देखो चैप्टर 2 देखेंगे। चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, इस चैप्टर से देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका pH मान समता क्या होगा। देखो लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, इसका मतलब वो क्षारक है। क्या है, क्षारक। क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। और अम्ल क्या करता है, नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो क्षारक का pH मान 7 से अधिक होता है और अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। तो 7 से अधिक देखिए कौन है, पहला 1 है नहीं, 4 है नहीं, 5 नहीं, हाँ देखो 10 है ना। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे, ऑप्शन डी। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, तो याद रखना HCl डायरेक्ट अभ्यास से क्वेश्चन ये उठाया है, ठीक है, डायरेक्ट अभ्यास से। तो सही आंसर हो जाएगा HCl, याद रखना, ठीक है बच्चों। यहाँ पर आगे क्या है देखो, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से तुरंत उदासीन हो जाता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी, 16 ml। याद रखना कितना, 16 ml होगा यहाँ पर सही आंसर,
ठीक है, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। देखो कैसे यहाँ पर बताते हैं। जैसे 10 ml का यहाँ पर बात हो रहा है, विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो अगर हम यहाँ बात करें तो 10 गुने 20 होगा और 8 8 दूनी 16। अगर यहाँ पर हम लेते हैं, देखो यहाँ पर बात करें तो ये हो जाएगा 8 गुने 20 बट्टा 10, तो 10 दूनी 20 और 8 दूनी 16। हाँ 16 ml आ जाएगा यार, आसान है ये। यहाँ पर गुना करना है तुम्हें, गुना करना है 20 गुने 8 और बट्टा 10 होगा, 10 दूनी 20 8 दूनी 16, 16 ml आएगा आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट अभ्यास क्वेश्चन से क्वेश्चन है। ठीक है, डायरेक्ट अभ्यास से लिया है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड का, याद रखना, ऑप्शन सी, अपच के उपचार के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके द्वारा कठोर होता है? तो यहाँ पर बात हो रहा है पानी के साथ संयोजन के बाद जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो कठोर होता है। ठीक है, पानी के साथ संयोजन, ठीक है, पानी के साथ यानी जल के साथ संयोजन, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इमली में पाया जाने वाला अम्ल है, तो इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, याद रखना। ठीक है, टार्टरिक अम्ल यहाँ पर पी ऑप्शन सही होंगे। ठीक है, आगे क्या है? CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? ये व्यंजक चूर्ण है यानी ब्लीचिंग पाउडर का ये यहाँ पर रासायनिक सूत्र है ये CaOCl2। नेक्स्ट, उस पदार्थ का नाम बताए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है। तो वही सूक्ष्म बुझा हुआ चूना है यहाँ पर। ठीक है, सूक्ष्म बुझा हुआ चूना CaO2 का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे? विरंजक चूर्ण बनाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। ऊपर तो भी यहाँ पर अभी देखें, ऊपर में देखे ना यहाँ पर। ठीक है, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण है। नेक्स्ट, तीसरा क्या है? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा का, इसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। नेक्स्ट, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्सैलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट, चींटी के दंश में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, और मेथेनोइक अम्ल को फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। कोई भी डंक हो गया, चींटी का डंक हो गया, नेटल का डंक भी पढ़ना है। ठीक है, नेटल का डंक भी पढ़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें मेथेनोइक अम्ल होता है। तो चींटी के डंक में हो गया यहाँ पर, ठीक है, बिच्छू के डंक में हो गया मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल होता है। याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन देंगे। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर कर लिए 2 चैप्टर का। अब देखेंगे चैप्टर 3 का, धातु और अधातु का। यहाँ देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सीने बार किसका अयस्क है? ये पारा का है, दूसरा ऑप्शन सही होंगे। तांबा और जस्ता के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? पीतल कहते हैं। ठीक है, Cu प्लस जस्ता यानी Zn। ठीक है, हो गया पीतल। आगे याद रखना, पीतल का, सोल्डर का, कांसा का सब याद कर लेना। ठीक है, देंगे, स्टील का भी याद कर लेना। ठीक है, और देखना है तो चैप्टर वाइज भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो बना दिए, जाकर देखिए, वहाँ पर अच्छे से समझा दिए। ठीक है, 70-80 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर में है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबा और टीन के मिश्र धातु देखिए, तो कांसा होगा। तांबा और टीन यानी Cu प्लस टीन हो गया Sn, तो क्या बनेंगे? कांसा बनेंगे, याद रखना ये। ठीक, नेक्स्ट, सीसा एवं टीन के मिश्र धातु क्या बोलते हैं? इसे सोल्डर कहते हैं। सीसा यानी लेड Pb प्लस Sn। ठीक है, क्या बनेगा? सोल्डर बनेगा। तो हो गया कांसा, सोल्डर और पीतल देख लिए। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूर एक मिल जाएगा फाइनल एग्जाम में, दे सकता है। ठीक है, यहाँ पर 90% है कि ज़रूर पूछेगा यहाँ पर। ठीक है, हम गैस कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, 90% गैस कर रहे हैं। आगे सोल्डर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। नेक्स्ट, निम्न में से किसे चाकू से काटा जा सकता है जो मुलायम होगा यहाँ पर? तो लिथियम है, कैल्शियम है, तांबा है, लोहा ऑप्शन में। तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। ठीक है, तीनों धातु को आराम से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट, छठा क्वेश्चन इसी चैप्टर का देखेंगे। क्वेश्चन है कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? वो है पारा।
अंग्रेजी में मरकरी, इसका प्रतीक होता है Hg। ठीक है बच्चों, आगे कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? देखो यहाँ पूछ रहे हैं अधातु और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर था कि धातु और कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, तो पारा हो गया। और अधातु यहाँ पर पूछेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन होगा, जिसका प्रतीक होता है Br होता है, याद रखना। ठीक है, अधातु है, एक कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ठीक, नेक्स्ट, सबसे कठोर तत्व कौन है? हीरा। नेक्स्ट, एक अधातु जिसमें चमक होती है, ये हो जाएगा आयोडीन, ये भी याद रखना, इसका प्रतीक होता है आई। अधातु है जिसमें चमक होती है, एक अधातु जिसमें चमक होती है आयोडीन। नेक्स्ट, वह कौन अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट है। ठीक है, जो पेंसिल के लीड बनाने में इसका प्रयोग होता है। ठीक है, यहाँ पर है कौन सा अधातु जो विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट। ठीक है, पेंसिल के लीड बनाने में उपयोग होता है इसका। ठीक है, आगे, इनमें से कौन ठंडे जल के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? वो है सोडियम। ठीक है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो है। ठीक है, सोडियम यहाँ पर सही होगा, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ठीक है, आगे, इसी को फिर क्या करता है, सुरक्षित रखने के लिए केरोसिन तेल में डालकर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि क्या कहते हैं? असत लेपन कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, और फाइनल एग्जाम में पूछे भी गए हैं क्वेश्चन ये। लोहा पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि कहते हैं असत लेपन। नेक्स्ट, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? तो गैलियम है, सीजियम है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, चौथा ऑप्शन है गैलियम यहाँ पर, इसके अलावा सीजियम भी है। तो धातु है, कौन सा धातु हथेली पर रखने से पिघलने लगती है? गैलियम, सीजियम, पारा भी तो है। ठीक है, वो भी तो पिघलने लगेगा। ठीक, आगे, सर्वाधिक तन धातु है सोना, याद रखना, एक क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? डुबाकर, तो सोडियम को रखा जाता है। ठीक, क्योंकि केरोसिन तेल से कोई अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जल के साथ हो गया, बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है ये। ठीक है, आगे, वह परमाणु जो अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देता है क्या कहलाता है? यहाँ पर हो जाएगा विद्युत धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धनात्मक। नेक्स्ट, आगे है, खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? इसे गैंग बोलते हैं। खनिजों से संबंधित अशुद्धियों को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? गैंग बोलते हैं इसको। ठीक है, कंप्लीट हुआ यहाँ पर। अब चैप्टर 4 का देखेंगे, यहाँ पर कार्बन और इसके यौगिक। ठीक है, एल्केन का समान सूत्र हो गया CnH2n+2 होता है एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन का यहाँ पर देखेंगे, दूसरा ऑप्शन सही करेंगे, CnH2n+2। नेक्स्ट, एल्किन का, ठीक है, एल्किन का होता है CnH2n सिर्फ। ठीक है, तो 2n देख लो कहाँ है, CnH2n, पहला ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, एल्काइन का, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, और ये तीनों का फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक है, समान सूत्र याद कर लेना, क्योंकि देंगे फाइनल एग्जाम में जरूर। तो यहाँ पर एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही करेंगे। नेक्स्ट, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, यानी CNG का। ठीक है, CNG का पूरा नाम यही होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका मुख्य घटक है मेथेन होता है। ठीक है, मेथेन, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही करेंगे। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन होता है ना, तो मेथेन होता है, CH4 फॉर्मूला इसका होता है। ठीक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ठीक, तो मेथेन होता है। ओके, CNG का मुख्य घटक मेथेन होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, बेंजीन का अनुसूत्र होता है, तो बेंजीन का अनुसूत्र होता है C6H6 होता है, याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन 6 है, समजात श्रेणी के क्रमागत 2 सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? तो इस CH2 का होता है। ठीक है, अंतर, समजात श्रेणी के
क्रमागत दो सदस्यों के परमाणु भार में कितना अंतर होता है? CH2 का, ये याद रखना। ठीक है, आगे निम्न में कौन एल्डिहाइड है? तो एल्डिहाइड का होता है HCHO होता है, CHO, ये याद रखना है एल्डिहाइड का। नेक्स्ट, निम्न से कौन कीटोन है? इसमें देखना है। तो कीटोन का होता है CO, तो CO देखे कहाँ है? तो CO इसमें मिल रहा है मेरा CH3CO C2H5, तो यहाँ पर CO है, तो ये कीटोन का हो गया। ठीक है, अच्छे से समझना है। तो जब देखिए मेरा ये जो चैप्टर वाइज बनाए हैं ना, चैप्टर 4 का बना दिए, अच्छे से समझा दिए। जब देखिए मेरा, ठीक है, वीडियो वहाँ पर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बहुत अच्छे समझा दिए हैं। ठीक है, आगे अब आगे है CHO प्रकात्मक समूह को क्या बोलते हैं? तो CHO एल्डिहाइड कहते हैं इसे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है COOH प्रकात्मक समूह क्या कहते हैं? तो इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 11 देखेंगे। OH, तो ये तो एल्कोहल का हो गया। ठीक है, किसका? एल्कोहल का OH प्रकात्मक समूह। यहाँ पर CO प्रकात्मक समूह किसका है? तो कीटोन का हो गया ये। ठीक है, हमें पूरा याद है। ठीक, तो कंप्लीट यहाँ पर कर लिए। चैप्टर 4 भी यहाँ पर मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखो चैप्टर 5, तो अगर बात करें यहाँ पर, तो इस चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, NCERT अगर देखेंगे न्यू भी, तो इसे हटा दिया गया है और इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएंगे। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो हम ये नहीं देखेंगे। ठीक है, हाँ, जैव प्रक्रम रखा है, इस चैप्टर का हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित। वृक्क क्या काम करता है? किडनी का बात हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, एक जोड़ा होता है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे देख लेना यहाँ पर। आगे पादप में जाइलम उत्तरदायी, तो जाइलम क्या काम करता है पादप में? तो जाइलम जल का वहन करता है, याद रखना। और एक होता है फ्लोयम, फ्लोयम जो है ना, ये करता है भोजन का वहन। ठीक है, खनिज लवण और भोजन का, तो जल का वहन करता है जाइलम यहाँ पर। ठीक है, आगे स्वपोषी पोषण के लिए क्या चाहिए? तो हरे पेड़ पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं। ठीक है, वो हरे पेड़ पौधे तो स्वपोषी पोषण का उपयोग करते हैं। तो इसे खाना बनाने के लिए अगर बात हम यहाँ पर करें, भोजन बनाने के लिए यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, तो CO2 चाहिए वो। ठीक है, वायुमंडल से। फिर जल चाहिए इसे। ठीक, और क्लोरोफिल चाहिए जो पत्ता में होता है, और सूर्य का प्रकाश चाहिए, उपर्युक्त सभी चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, याद रखना ये। नेक्स्ट 5वां, क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो होता है ना, वो ट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा होता है प्रोटीन का पाचन, ये याद रखना, ट्रिप्सिन। ठीक है, एंजाइम द्वारा होता है पाचन प्रोटीन का। नेक्स्ट, श्वसन की क्रिया के दौरान प्रथम चरण में ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम क्या? नाम लिखें, क्या है? ये तो पायरुवेट हो गया ना, क्या हो गया? पायरुवेट। ठीक है, याद रखना ये। श्वसन की प्रक्रिया दौरान प्रथम चरण में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो कोशिका द्रव्य में 3 कार्बन अणु में विखंडित होता है, उस अणु का नाम लिखें पायरुवेट। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ में बटा होता है, यानी कितने चैम्बर में? तो 4 चैम्बर में बटा होता है यहाँ पर। जैसे अलिंद, तो अलिंद एक बायां एक दायां होता है, और निलय एक बायां एक दायां होता है, तो 4 हुआ ना। अब मछली का होता है 2। ठीक है, मछली का 2 चैम्बर होता है। नेक्स्ट, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी, तो फ्लोएम क्या काम करता है? ये भोजन का वहन करता है, देखना, भोजन का वहन करता है, और जाइलम जल का करता है। ठीक, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन ना, हाँ, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा होती है, तो 20 mg होता है। ठीक है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है 20 mg। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में होता है ये। ठीक है, आगे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अगर उत्पाद यहाँ बात हो रहा है, तो हमें क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। ठीक है,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के फलस्वरूप ग्लूकोज, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? इसका होता है गिल्स, ठीक है, क्या होता है? गिल्स। इसी से मछली जो सांस लेते हैं, ठीक है, श्वसन प्रक्रिया करते हैं इसी से, इसी अंग से, गिल्स द्वारा। नेक्स्ट, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो ये संचित रहता है पुराने जाइलम में, ठीक है, पुराने जाइलम में रेजिन एवं गोंद। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? तो आँख नहीं है, अग्नाशय है, ये कोई नहीं। उत्सर्जी अंग का बात हो रहा तो विरिक यानी किडनी है, ठीक है, ओके। तो कंप्लीट कर लिए, यहाँ पर देख लिए इस चैप्टर का ऑल पीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अब हम देखेंगे चैप्टर 7 नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर है, ऐसे हटाया नहीं है, ठीक है, इसे नहीं हटाया है। और ये इस चैप्टर का हम अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? ठीक है, पादप हार्मोन, जंतु हार्मोन आदि कर लेना और इस तरह का क्वेश्चन देंगे। तो पादप हार्मोन बात यहाँ पर करें तो इंसुलिन तो जंतु हार्मोन है, थायरोक्सिन भी जंतु हार्मोन है, एस्ट्रोजन भी है, ठीक है, और साइटोकाइनिन एक पादप हार्मोन है, याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है, सिनेप्स याद रखना। अंतर्गर्थन, हिंदी में अंतर्गर्थन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना यहाँ पर। अंग्रेजी में सिनेप्स कहते हैं दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को। नेक्स्ट, मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए उपयुक्त सभी होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन जो है अभ्यास से लिया है, ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन अभ्यास से उठाया है यहाँ पर, ठीक है। और पूछे जाएंगे पहले, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जेक बोर्ड देंगे तो पहले अभ्यास में जो क्वेश्चन रहते हैं ना वो सबसे पहले लेंगे वो, ठीक है। आगे, हार्मोन स्रावित होता है तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित, जितने हार्मोन होते हैं, जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्वाइटर अथवा घेघा पनपता, जो घेघा रोग होता है ना, ये आयोडीन की कमी से होता है, ठीक है, आयोडीन की कमी से। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पादप नियंत्रक फल बेचने वालों द्वारा उपयोग किया जाता है? तो फल पकाने का यहाँ पर बात हो रहा है, तो फल पकाता है एथाइलिन, ठीक है, एथाइलिन से, ठीक है, एथिलीन से, एथिलीन इसको बोलते हैं, ठीक है। इससे जो है, जो यहाँ पर फल बेचने वाला प्रयोग करता है फल पकाने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा सही आंसर, एथिलीन का प्रयोग करता है, ठीक है। एथाइलिन यहाँ लिखा हुआ है, एथाइलिन, ठीक है, यानी एथिलीन, याद रखना है, ठीक है, ये पादप हार्मोन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती है? तो अग्नाशय जो होती है ना, अंतःस्रावी भी ग्रंथि होती है और बाह्यस्रावी भी ग्रंथि होती है, ये अग्नाशय। नेक्स्ट, मानव में डायलिसिस थैली है तो डायलिसिस थैली नेफ्रॉन को कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, नेफ्रॉन, डायलिसिस थैली। आगे, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, तो भोजन का पचना जो है ना यहाँ पर ये है उपचयन अभिक्रिया है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो आयोडीन चाहिए, क्या चाहिए? आयोडीन। और यही आयोडीन अगर थायरोक्सिन हार्मोन जो है उचित मात्रा में स्रावित नहीं होगा तो जो होता है घेघा रोग होता है ना, घेघा जो गला यहाँ पर फूल जाता है, घेघा रोग, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अभी तो ऊपर देखे तो ग्वाइटर जो होता है बीमारी, ग्वाइटर, ठीक है, आयोडीन की कमी से होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित हो इसलिए आयोडीन चाहिए। तो आयोडीन नमक का उपयोग जो होते हैं डॉक्टर करने कहते हैं, ठीक है यहाँ पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? आयोडीन। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो पीयूष ग्रंथि से होता है। वृद्धि हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से।
नेक्स्ट, पत्तियों का मुरझाना किस हार्मोन के प्रभाव कारण होता है? ये होता है एब्सिसिक अम्ल, इसे बोलते हैं ABA भी, ABA, ठीक है, हार्मोन यहाँ पर। तो एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, एब्सिसिक अम्ल के कारण पत्तियों का मुरझाना, ठीक है। आगे, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है? ये है अग्र मस्तिष्क, याद रखना। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन है? अग्र मस्तिष्क। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगी। अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दाब, लार आना, वमन आदि मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होती है? तो मेडुला द्वारा होता है अनैच्छिक क्रियाएं, ठीक है। अनैच्छिक क्रियाएं जो बात हो रहा है यहाँ पर मेडुला द्वारा नियंत्रित होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। तो इस चैप्टर का हम देख लिए ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब हम चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी चैप्टर है, ऐसे नहीं हटाया है, ठीक है। 3 चैप्टर हटाया है मात्र और 13 चैप्टर टोटल है यहाँ पर, ठीक। वर्तमान में पहला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, नहीं किस में होता है? तो ईस्ट में होता है, याद रखना, ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? ये देखना है ना, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। तो अंडाशय तो है, गर्भाशय भी है, डिम्ब वाहिनी भी है, लेकिन शुक्र वाहिका नहीं होगा। ये है नर जनन तंत्र का भाग है, ये शुक्र वाहिका। तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, पराग कोश में होते हैं पराग कण होते हैं बच्चों, ये याद रखना, पराग कण होते हैं पराग कोश में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। प्लेनेरिया में किस विधि से विभाजन होता है? प्लेनेरिया का बात हो रहा है, इसमें होता है पुनरुद्ध भवन, पुनरुद्ध भवन होता है, ठीक है, प्लेनेरिया में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प का उदाहरण? एक लिंगी, देखो पपीता, पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, पपीता। नेक्स्ट यहाँ पर है आगे, पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया के क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परागन कहते हैं, परागन कहते हैं। पराग कणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। नेक्स्ट, एक हार्मोन का नाम लिखिए जो लड़कों में औना अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लड़कों में होता है और लड़कियों में होता है एस्ट्रोजन हार्मोन, ये याद रखना, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्टेरोन हार्मोन होता है लड़कों में, ठीक है, और एस्ट्रोजन होता है लड़कियों में, ठीक। नेक्स्ट, एक ऐसे जीव का नाम बताइए जिसमें बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। ते हो गया प्लेज्मोडियम, कौन सा? प्लेज्मोडियम में बहुखंडन विधि से प्रजनन होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। नेक्स्ट, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम में अलैंगिक जनन की किस विधि द्वारा जनन होता है? तो इसमें होता है कायिक प्रवर्धन, ठीक है, कायिक प्रवर्धन। पत्ता से निकलता है नया पौधा, हम देखते हैं, ठीक है, ब्रायोफिलम की पत्ती, ठीक है, उसमें पत्ता से नया पौधा निकलेगा, तो कायिक प्रवर्धन हो जाएगा यहाँ पर। इसमें होता है ब्रायोफिलम पौधा में। अलैंगिक जनन की विधि का नाम हो गया कायिक प्रवर्धन, याद रखना। नेक्स्ट, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते तो उसे क्या कहते हैं? पर परागन इसे बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पर परागन, याद रखना। जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पर परागन कहते हैं, ठीक। आगे, इनमें से कौन स्त्री केसर का भाग नहीं है? तो अंडाशय तो है, वर्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है, स्त्री केसर का भाग, लेकिन परागकोश नहीं है, ठीक है, स्त्री केसर का भाग नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है, जो जनन कोशिका अपेक्षाकृत बड़ी होती है और उस जिसमें भोजन का भंडार भी संचित होता है उसे क्या कहते हैं? मादा युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मादा युग्मक, ये याद रखना, ठीक है। आगे, इनमें से कौन नर जनन तंत्र का भाग नहीं है से देखना है। तो विरसन होता है, शुक्रवाहिनी होता है, शुक्राणु भी होता है, लेकिन गर्भाशय
नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। क्यों? क्योंकि गर्भाशय में ही तो बच्चा पलता है, ठीक है, 9 महीना यहाँ पर रहता है, ठीक। तो वो गर्भाशय होता है महिला में होता है, पुरुष में नहीं होता है, ठीक है। तो नर जनन तंत्र का भाग नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव पूछा गया था तो हम नेगेटिव जवाब देंगे, यानी गर्भाशय ये हो जाएगा, ये हो गया यहाँ पर मादा का ये भाग है, ठीक है, मादा जनन तंत्र का भाग है गर्भाशय। नेक्स्ट, तो कंप्लीट कर लें इस चैप्टर का, लगता है हाँ कंप्लीट, इस चैप्टर का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हम देख लिए। अब हम देखेंगे चैप्टर 9 आनुवांशिकता एवं जैव विकास, ये भी चैप्टर रखा है, ठीक है। चैप्टर 9 का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि मेंडल के एक प्रयोग में लंबे मटर के पौधे जिनके बैंगनी पुष्प थे का संकरण बोने पौधे जिनके सफ़ेद पुष्प थे कराया गया। इनकी संतति के सभी पौधों में पुष्प बैंगनी रंग के थे, परंतु उनमें से लगभग आधे बोने थे। इससे कहा जा सकता है कि लंबे जनक पौधों की आनुवंशिक रचना निम्न थी। तो ये तो बड़ा टी एक छोटा टी हो जाएगा और डब्लू यहाँ पर दोनों बड़ा होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर है आंसर लिखा हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समजात अंगों का उदाहरण है। देखो एक टॉपिक हटा दिया है, ठीक है, समजात अंग और समरूप अंग, एक टॉपिक अगर न्यू बुक हम देखें एनसीईआरटी का तो ये हटा दिया गया है, ठीक है ही नहीं, तो इसका हम चर्चा इस वीडियो में नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी दिया है, मकड़ी दिया है और जीवाणु दिया है। तो हमारा सही आंसर इसका आंसर होगा चीन के विद्यार्थी से, ठीक है। विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है, चीन के विद्यार्थी से, ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, सब्जी की एक टोकरी में गाजर, आलू, मूली और टमाटर रखे हैं, बताइए कि इनमें से कौन सी सब्जियां सही समजात संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसमें हम देखें तो समजात अंग और समरूप अंग टॉपिक ही हटा दिया है, तो ये क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में नहीं देंगे, ठीक है, तो इसे हम नहीं देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और समजात अंग अगर संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करती है तो मूली और गाजर यहाँ पर सही होगा, लेकिन ये हम यहाँ पर नहीं देखेंगे। और ऊपर अगर हम देखें समजात अंग तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूसतारी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना समजात और समरूप अंग हटा दिया है टॉपिक को। आगे पांचवा प्रश्न क्या है यहाँ पर, विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है अलैंगिक जनन से विविधता की संभावना सबसे कम होती है, हाँ बात सही है, इसमें कम होगा। दूसरा, किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने के संभावना समान होती है, ये यहाँ पर कथन सही नहीं है, याद रखना, ठीक है। किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती, एक कथन यहाँ पर सही नहीं है। तीसरा ऑप्शन है आनुवांशिक संगठन में परिवर्तनों के कारण विविधता आ जाती है, हाँ ये बात सही है। नेक्स्ट है पर्यावरण परक कारकों द्वारा परिवर्तनों का वर्ण विकास की प्रक्रियाओं का आधार बनता है, हाँ ये भी बात सही है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं था, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं है, किसी स्पीशीज की सभी विविधताओं के बने रहने की संभावना समान होती है। नेक्स्ट, मेंडल अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो लिया था साधारण मटर का पौधा लिया था, ठीक है, अपने प्रयोग में। गुणसूत्र पाए जाते हैं केंद्रक में, याद रखना यहाँ पर ऑप्शन सी यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर, प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, फिजिक्स का पहला चैप्टर है ये, ठीक है। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, लेंस बनाने के लिए। तो लेंस बनाने के लिए जल चाहिए, कांच चाहिए, प्लास्टिक चाहिए, लेकिन मिट्टी नहीं चाहिए, तो मिट्टी यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना स्थिति जो है आभासी है, सीधा और बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की होनी चाहिए, यानी कहाँ पर हम रखेंगे इसे, तो वस्तु को
तो सही आंसर होगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखना होगा। ठीक है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच रखना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाए। ठीक है, तो फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर रखिए, फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर। तो क्या होगा कि बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त होगा उत्तल लेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो ओके, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है। अब देखो यहाँ पर, तो गोलीय दर्पण है, किसी पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यहाँ पर फोकस दूरी f यहाँ पर दिया है प्लस में और 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पर प्लस में है, बात हो रहा है यहाँ पर। तो कह रहे हैं कि दर्पण तथा लेंस संभवतः है यहाँ पर, तो दोनों उत्तल होगा, दोनों उत्तल। क्यों? क्योंकि जो फोकस दूरी होता है वो उत्तल दर्पण हो आ तो यहाँ पर उत्तल लेंस हो, दोनों का फोकस दूरी प्लस में होता है और यहाँ पर प्लस में है। ठीक है, फोकस दूरी देख सकते हैं प्लस में दिया है, तो दोनों उत्तल होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है, तो ये दर्पण देखो सीधा प्रतिबिंब बनाता है समतल, समतल और उत्तल यहाँ पर। ठीक है, दर्पण बात हो रहा है यहाँ पर। सीधा प्रतिबिंब बनाता है ना, देख समतल दर्पण बनाता है, एक उत्तल दर्पण बनाता है। बाकी उल्टा तो यहाँ बनाएगा अवतल, अवतल दर्पण उल्टा बनाता है। ठीक है, और केवल आंसर तो होगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, याद रखना। तो या तो समतल या तो उत्तल होगा वह। ठीक है, दोनों ही सीधा प्रतिबिंब बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आधी होती है। कैसे? तो देखो f जो होता है फोकस दूरी वो r का आधा होता है, f बराबर होता है r/2 और r बराबर होता है 2f होता है। ठीक है, वक्रता त्रिज्या होता है फोकस दूरी का दुगना, 2 गुनी। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो आधी होती है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इसका फॉर्मूला होता है r बराबर 2f होता है, तो f बराबर r/2 होता है। यहाँ 2 गुना तो भागा में ले जाएंगे इसे। तो बस देख लो कहाँ फॉर्मूला है। तो पहला है r बराबर 2f दिया है, फोकस दूरी का दुगना होता है यहाँ पर त्रिज्या, ये वक्रता त्रिज्या। ठीक, नेक्स्ट, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। इसका आधा f बराबर क्या होता है r/2 होता है। और इस तरह का क्वेश्चन देंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो 32 का आधा 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। देखो उत्तल दर्पण हमेशा जो बनाता है ना वो सीधा बनाता है और अवतल दर्पण हमेशा उल्टा बनाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। ठीक, और इसे दर्शाते हैं बड़ा डी से। ठीक, आगे
वाहनों के फर्श दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का। ठीक है, साइड मिरर जो लगा होता है, पीछे वाहन आ रहा है उसे देखते हैं, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और हेडलाइट में जो अग्रदीप होता है वो अवतल दर्पण होता है। ठीक, आगे वाहनों के अग्रदीप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सोलर कुकर में अवतल दर्पण होता है। लेंस की क्षमता और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो P बराबर होता है 1/f, तो F बराबर होता है 1/P। तो देखते हैं कहाँ है, तो पहला ऑप्शन है P बराबर 1/f यहाँ पर दिया गया है। अब हम देखेंगे चैप्टर मानव नेत्र एवं रंग बिरंगी दुनिया। इस चैप्टर का ऑल VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? तो ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है बच्चों, आगे आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? तो आंख के रंगीन भाग को आइरिस बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टि पटल, रेटिना। इसे अंग्रेजी में रेटिना कहते हैं। ठीक है, हिंदी में दृष्टि पटल हो गया। ठीक है, आगे समान नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है? 25 सेंटीमीटर निकट है, और दूर पूछेगा तो अनंत है, याद रखना ये। ठीक है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो उत्तल लेंस है। ठीक है, और उत्तल लेंस याद रखना ये वास्तविक और उल्टा बनाता है। ठीक है, वास्तविक और उल्टा। और अवतल लेंस जो होता है ना, ये आभासी और सीधा बनाता है। ठीक है, तो वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। ओके, तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। नेक्स्ट, मानव नेत्र की समान दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है? अनंत पर। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और निकट 25 सेंटीमीटर निकटतम। नेक्स्ट, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है? ये तो पुतली करता है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित। निकट दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? अवतल लेंस द्वारा। और दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस, और जरा दूरदृष्टा दोष को बायफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस से। नेक्स्ट, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? उत्तल लेंस द्वारा। जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है? बायफोकल लेंस, द्विफोक्सी लेंस द्वारा। नेक्स्ट, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। ठीक है, तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? ये तो प्रकाश का अपवर्तन हो गया यहाँ पर। ठीक, आगे आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो ये हो गया प्रकाश का प्रकिरणन के कारण। ठीक, खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है ना यहाँ पर बच्चों, वो होता है सिलियरी पेशियों द्वारा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे, सिलियरी पेशियों द्वारा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट लगता है इस चैप्टर में इतना ही है। हाँ, 15 क्वेश्चन देखें यहाँ पर। ठीक, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए यहाँ पर। अब हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर हो गया मेरा विद्युत हो गया। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो एम्पियर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के को निरूपित नहीं करता, यानी P बराबर। ठीक है, कौन नहीं करता है? तो V²/R, ये नहीं होता है। ठीक है, P विद्युत शक्ति है ना, यहाँ पर P बराबर होता है I² होता है। पहला ऑप्शन तो होता है, दूसरा भी होता है IR², होता है। ठीक है, और तीसरा भी P बराबर होता है यहाँ पर VI होता है, लेकिन V²/R नहीं होता है यहाँ पर।
ठीक है, V²/R ए नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट, दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, इसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर बाद में पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम में संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? ये 1:4 हो जाएगा। ठीक है, कितना? 1:4, ये याद रखना है यहाँ पर। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर है कि विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होता है। ऐसे C से यहाँ पर दर्शाते हैं। ठीक है, विद्युत आवेश का। नेक्स्ट क्या है? विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और एम्पियर किसी चालक में 1 सेकेंड में 1 कूलम आवेश के प्रवाह से उत्पन्न विद्युत को 1 एम्पियर कहते हैं ना। आगे, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने का काम करती है। तो ये सेल या बैटरी हो गई यहाँ पर। ठीक है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है? सबसे अच्छा सुचालक यहाँ पर चांदी है, सिल्वर। ठीक, नेक्स्ट है, विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है? तो किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक, आगे, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? तो पार्श्व क्रम में इसे लगाते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर को। विभवांतर को किस यंत्र से मापा जाता है? वोल्ट मीटर से। प्रतिरोध का SI मात्रक क्या हो गया? ओम हो गया, प्रतिरोध का SI मात्रक। कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर का देखेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, पहला है, निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी चुंबकीय प्रेरण की परिघटना है। ठीक है, तो कुंडली देख लो यहाँ पर, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, इसे तो जनित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनित्र, यानी जनरेटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनरेटर। ठीक है, जनित्र। नेक्स्ट, किसी AC जनित्र तथा DC जनित्र में एक मूलभूत अंतर यह है कि, डी ऑप्शन सही होगा, कि AC जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि DC जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है। ठीक, नेक्स्ट, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बढ़ जाएगा ना, बहुत अधिक बढ़ जाता है। याद रखना, ये लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक कार्य करता है ऊष्मीय सिद्धांत पर। इस पर ऊष्मीय सिद्धांत पर। नेक्स्ट, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? चुंबकीय प्रभाव पर। नेक्स्ट, डायनेमो सिद्धांत आधारित है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, ये तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है ये। ठीक है, नेक्स्ट, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? तो इसमें भरा होता है निष्क्रिय गैस भरी होती है, निष्क्रिय गैस, याद रखना। विद्युतमय तार किस रंग का होता है? विद्युतमय तार ते होता है लाल रंग का। ठीक, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है, उदासीन तार का रंग होता है काला। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक। तो चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक टेस्ला होता है। ठीक, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फैराडे ने किया था इसका खोज। नेक्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा चालक पर बल उत्पन्न होता है, चालक पर
बल उत्पन्न होता है। नेक्स्ट, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। तो बल की दिशा ज्ञात की जाती है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। तो इस चैप्टर का देख लिए, ठीक है। टोटल 15 ऑब्जेक्टिव था इस चैप्टर में। नेक्स्ट देखो, ये चैप्टर हटा दिया गया है, ठीक है, ऊर्जा के स्रोत, इस चैप्टर को हटा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर और एक लास्ट चैप्टर रखा है हमारा पर्यावरण, ये चैप्टर रखा है, ठीक है यहाँ पर। हाँ, तो इस चैप्टर का हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक। निम्न में से कौन से समूह केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है जिसे जीवाणु यहाँ पर खा जाते हैं, ठीक है। तो वो देखना केवल, तो यहाँ पर केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ देखना है। तो घास, पुष्प और चमड़ा ये तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। हाँ, फलों के छिलके, केक और नींबू का रस, ये केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। प्लास्टिक तो होगा नहीं यहाँ पर, ठीक है, प्लास्टिक ऑप्शन तो नहीं होगा। और बात यहाँ पर करें तो हाँ, चमड़ा को भी तो हाँ खा जाएगा आराम से। और बी घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक लकड़ी नहीं होगा, लेकिन बाकी सब होगा। ए, सी और डी होगा। प्लास्टिक सिर्फ नहीं होगा यहाँ पर, ठीक, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक भौतिक कारक नहीं है? तो ताप है, वर्षा है और वायु भौतिक कारक, लेकिन सूक्ष्म जीव ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन यह श्रृंखला का निर्माण करते हैं? यहाँ देखें तो हम घास को बकरी, बकरी को मानव, ये सही होगा। हाँ, ये यह श्रृंखला बन रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाइए, हाँ बात सही है। कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट और पंखे का स्विच बंद कर दीजिए, हाँ। नेक्स्ट है, स्कूटर पर जाने के बजाय आप विद्यालय पैदल जाना, हाँ, उपरोक्त सभी हो जाएगा, पर्यावरण मित्र व्यवहार है ये। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? ठीक है, जिसे जीवाणु नहीं खा पाते यहाँ पर, ठीक है, कीड़े मकोड़े। तो यहाँ पर प्लास्टिक हो जाएगा, लकड़ी को, कागज को, टमाटर को सब खा जाएंगे, ठीक है। एक पारित तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल होता है? तो एक पारित तंत्र में अगर हम देखें तो जीवधारी और निर्जीव दोनों होता है, उसमें सजीव और निर्जीव दोनों होते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हम सही करेंगे, ठीक। किसी आहार श्रृंखला में अजैव निम्नीकरणीय पीड़कनाशियों का प्रत्येक उच्चतर कोशीय स्तर पर बढ़ती हुई मात्रा में एकत्रित हो जाने का क्या कहलाता है? ये तो जैव आवर्धन हो जाएगा। क्या होगा? जैव आवर्धन यहाँ पर कहलाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है? इसमें शेर, हिरन, मगरमच्छ और मनुष्य दिया है, तो हिरन हो जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट, हरे पौधों में क्लोरोफिल एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। ये प्रक्रिया हो गई यहाँ पर, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, पदार्थों के अपघटन यानी पाचन के लिए जिम्मेदार होते हैं, तो एंजाइम होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल पत्तियों में, केवल तनों में, पौधों के सभी हरे भागों में, तो हो जाएगा पौधों के सभी हरे भागों में प्रकाश संश्लेषण होता है यहाँ पर, ठीक। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखला में एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा का प्रतिशत कितना होता है? तो 10% होता है, ठीक है। कंप्लीट हुआ यहाँ पर, ओके। तो टोटल और एक चैप्टर और है जिसे 16 चैप्टर यहाँ पर लिखा हुआ है, चैप्टर 16 की प्राकृतिक संसाधनों पर, इसे हटा दिया है, ठीक है, ये चैप्टर को हटा दिया है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है। टोटल 13 चैप्टर है और ये चैप्टर को हटा दिया है यहाँ पर, ठीक है। टोटल 13 चैप्टर यहाँ पर है अगर हम देखें, ठीक, टोटल 13 चैप्टर देख लो यहाँ पर, है ना। तो बायोलॉजी में कौन कौन था देख लो, जैव प्रक्रम देखें, नियंत्रण, समन्वय, जीव जनन कैसे, आनुवांशिकता और हमारा पर्यावरण, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन इसे हटा दिया है, ठीक है। ऊर्जा के स्रोत इसे हटा दिया है, तो 2 चैप्टर यहाँ हो गया, ठीक। और एक चैप्टर यहाँ पर केमिस्ट्री से हटाया है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 3 चैप्टर हटा दिया है। फिजिक्स से एक भी चैप्टर नहीं हटाया है, ठीक।
तो यहाँ पर हम देखें तो कंप्लीट हुआ मेरा ऑल चैप्टर से यहाँ पर हम लिए थे 200 प्लस VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। ओके बाय।